नमस्कार, मैं रामजी यादव गांव के लोग की ओर से। आज पेरियार का स्मरण दिवस है, उनका स्मृति दिवस है। आज के संदर्भ में हम पेरियार को याद करेंगे। हमारे बीच में आज मैंने फेसबुक लाइव में जाने माने विचारक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याभूषण रावत जुड़ चुके हैं। और विद्याभूषण रावत का काम पेरियार और उनके तमाम सारे कामों को लेकर उन्होंने तमिलनाडु की यात्रा की, वहां गए, जाना उन्होंने कि समाज पर पेरियार का क्या प्रभाव है और पेरियार को आज हम किस रूप में याद करेंगे। और आज का जो हमारा समय है, अभी जो हो रहा है हमारे देश में, लगातार जो हो रहा है, धार्मिक उन्माद, एक अलग दूसरे धार्मिक समूह के खिलाफ एक खुली चुनौती पेश करना और न्याय करने का आह्वान करना और एक तरह से संविधान के बाहर जाकर, संविधान के विरोध में खड़े होकर इस तरह की बयानबाजी करना और सरकार का पंगु होकर उनको बचाव में वो उस तरीके से वो करना, ये बहुत ही खतरनाक है हमारे लोकतंत्र और देश के लिए। आज भारत जिस मुकाम पर है, यह देश जिस मुकाम पर है, लोगों का जो भविष्य जिस खतरनाक दौर में आ चुका है, तमाम युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। वे दिल्ली में जाड़े पाले में महीनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी नियुक्तियां हों। और दूसरी तरफ यह है कि पकौड़ा तलने का राष्ट्रीय स्तर पर सलाह दी जा रही है, पकौड़ा तलने की, और नाली के गैस से चाय बनाने की बात कही जा रही है। उनको उनके जले पर नमक छिड़का जा रहा है। उसके अलावा आप देख लीजिए स्त्रियों की बात और दलितों की बात, दलित उत्पीड़न का जो मामला है, हमने पिछले कई वर्षों से देखा है यार कि लगातार जो है दलित उत्पीड़न हो रहा है। और इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि जो पूरा का पूरा उपक्रम है, सरकार का काम है लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, लोगों के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लागू करना। लेकिन सरकार ने अब एक धर्मगुरु के तौर पर, सरकार के मुखिया धर्मगुरु के तौर पर जो है अपने को स्थापित करने में लगे हैं और धार्मिक उन्माद चरम पर है। इस संदर्भ में हम पेरियार के भविष्य लोक की बात कर रहे हैं। पेरियार ने अपने दौर में जैसे हर व्यक्ति का, टॉमस मान का अगर यूटोपिया है तो पेरियार का यूटोपिया, हर महान व्यक्ति का जैसा सपना होता है, पेरियार का भी सपना था कि किस तरीके के भारत का वह निर्माण करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि पेरियार शुरू से ही एक योद्धा के तौर पर पूरी दुनिया के सामने आए। तीसरे दशक में, 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में उन्होंने इरोड में दोहरे किचन के संदर्भ में, दोहरी रसोई की सवर्ण बच्चों के लिए और तरह का खाना पक रहा है और दलित और पिछड़ों के लिए और तरह का खाना पक रहा है, इसके खिलाफ उन्होंने राजा जी चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी के विरुद्ध संघर्ष किया, जिनके साथ उनका एक बहुत लंबा राजनीतिक साहचर्य रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि न्याय के पथ पर चाहे कोई भी हो, हम उसको बाउंड्री नहीं मानेंगे। और यही हाल देखिए आप, वाइकम सत्याग्रह जब उन्होंने रास्ता खुलवाने को लेकर किया, तो वाइकम राजा कई बार उनके मेहमान होते थे और कई बार स्वयं पेरियार जब वहां जाते थे तो वे उनको अपना मेहमान, राष्ट्रीय मेहमान, मैंने अपना जो राजकीय मेहमान बनाते थे। लेकिन जैसे ही पेरियार ने कहा कि आपको रास्ता खोलना पड़ेगा और किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही वहां के राजा, वाइकम के राजा ने उनको और उनके साथियों को जेल में डाल दिया। तो पेरियार के तमाम दूसरे अनुयायी वो गए दूसरे इलाकों में, राज्य के, देश के, पंजाब में गए और तमाम दूसरे जगहों पर गए, लोगों से अपील किया कि आप लोग आइए और वाइकम सत्याग्रह को आगे बढ़ाइए। तो पेरियार ने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की जहां इस देश का भविष्य जो है, उस परंपरा पर चलकर उसने एक नई तरह की का मुकाम हासिल किया। वे लोग जो पता नहीं कितनी सदियों से पीछे थे, वे मुख्य धारा में आकर जो है आज एक तरह से एक नई दुनिया बना रहे हैं। इस संदर्भ में मैं विद्या भाई से निवेदन करूंगा कि वे अपने उन अनुभवों से शुरू करें जो उन्होंने पेरियार के प्रति अपने लगाव को महसूस करते हुए जो यात्रा की और उससे जो अनुभव मिले, तमिलनाडु की यात्रा हो चाहे और दूसरे राज्यों की यात्रा हो, वहां जिस तरीके से वे गए और जिस तरह की बात हुई उसको शेयर करें। विद्या भाई।
बहुत बहुत धन्यवाद राम जी भाई। आज के दिन पेरियार को याद करने के लिए, आज के दिन यानी कि 24 दिसंबर 1973 तो पेरियार का जो है वो निधन हो गया था। और करीबन करीबन 95 साल की उम्र थी और बहुत लंबे समय तक जिए पेरियार। और जो मैं बात कहना चाहता हूँ पेरियार को लेकर, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है हमको, वो बात ये है कि भारत के संदर्भ में अक्सर लोग ये कहते हैं कि साहब यहाँ धर्म के बिना राजनीति नहीं हो सकती है। ये भारत के संदर्भ में बहुत अभी तक लोग कह रहे हैं, मतलब कि साहब धर्म तो हमारे जीवन का हिस्सा है। और आप अगर देखें चुनाव का समय उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आया है और भी अन्य राज्यों में आ रहा है, और एक पार्टी तो धर्म का सहारा ले ही रही है, लेकिन उसका जो विकल्प देने वाली पार्टियां हैं वो भी धर्म का ही सहारा ले रहे हैं। और पेरियार ने जो पूरे तमिलनाडु में कर दिखाया उतने वर्षों में, और सीधे सीधे जिसे बोलना था टेकिंग द बुल बाय हॉर्न, मतलब सीधे उनको सींग से पकड़ के जिसे बोलना चाहिए, उस चीज को उन्होंने तमिलनाडु में दिखाया। तो जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं तमिलनाडु में बहुत गया और मैं उसे एक बहुत आदर्श राज्य मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई समस्याएं नहीं है या वहाँ जातीय भेद नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि उस पे जो संवैधानिक शक्तियां हैं, जो राजनीतिक दल है, वो कैसी भूमिका उस पर निभा रहे हैं। और इस संदर्भ में हम देखेंगे कि तमिलनाडु में जो है पिछले 50 साल में कम से कम ये कह सकते हैं कि पेरियार की राजनीति का ही परिणाम है कि आज वहाँ पर जो है जो तथाकथित राष्ट्रीय दल हैं या तथाकथित जो भी ब्राह्मणिकल पार्टीज हैं वो हाशिए पे हैं, और उनका जो नेतृत्व है वो द्रविडियन पार्टीज के ही हाथों में है, चाहे वो डीएमके है चाहे एडीएमके है, और उसके अलावा भी अन्य दल वहां पर निकले हैं। तमिलनाडु को देख करके जो कई चीजें बहुत साफ आती हैं और जिन पे उत्तर भारत में हमको बहुत सोचने की जरूरत है। और उस मॉडल को वो ये कि देखिए, एक कि तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन का मॉडल था, क्योंकि पेरियार को हम जब डिस्कस करते हैं उत्तर भारत में, तो अक्सर उनका चर्चा केवल सच्ची रामायण के तौर पे होता है। बहुत सारे लोग उनके जो नास्तिक होने को जो है बड़े जुमले और मसाला लगा के प्रस्तुत भी करते हैं कि भाई वो कैसे भगवानों को पीटते थे या मारते थे या जो भी समझ लीजिए। लेकिन पेरियार को केवल उतना सीमित कर देना जो है एक उनके एक विराट व्यक्तित्व के और उनके जो संघर्षों का भी अपमान करना मैं कहता हूँ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मात्र नास्तिक होने से, क्योंकि आज ये सवाल उठता है कि पेरियार अगर नास्तिक थे तो पूरा तमिलनाडु नास्तिक क्यों नहीं हुआ? तो पेरियार को चाहने वाले बहुत सारे लोग आस्तिक भी हैं। एक समझते हैं कि जिन्होंने पेरियार के आंदोलन का लाभ मिला है, तो ये लाभ क्या था? ये हमारे जो, जब हम कहते हैं कि सेक्युलरिज्म को लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, या जब हम कहते हैं कि क्या भगवान की या जो पूरी वर्णवादी व्यवस्था है, ये जो पूरा जो धर्म की जो धर्मावलंबियों की जो पूरी डोमिनेंस है इंडिया की पॉलिटी में, इसको चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, इसके लिए तमिलनाडु का पेरियार के मॉडल को समझने की जरूरत है। और ये समझने की जरूरत है कि पेरियार का सेक्युलरिज्म, पेरियार की नास्तिकता, वो जो है पश्चिमी देशों से नहीं आई, वो उनके रब में भारत में ही समाई हुई थी। और पेरियार ने वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को जिस हिसाब से देखा, जिस नजदीकी से देखा, तो उसको उन्होंने जो है एक वैचारिकी के तौर पे उसको काउंटर किया। तो इसका मतलब ये भी है कि राजनीति केवल जो है वो गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है, केवल सर्विस और गवर्नेंस और डिलीवरी ये नहीं है, इस पे वैचारिकता का होना बहुत जरूरी है। दरअसल जो आज हम उत्तर भारत में देख रहे हैं, एक तरफ जो है वो भाजपा द्वारा प्रायोजित शक्तियां हैं, भाजपा और हिंदुत्व की, जो अपना जो वैचारिकी के तौर पे वो अपने लेवल पे मजबूत है। आप उससे असहमत हो, लेकिन उससे वो अपने विचारधारा को, चाहे मनोवाद कह लीजिए या कोई बात कह लीजिए, उस पे वो जम के
लगे हुए हैं और बोल रहे हैं अपनी बातों को, उसको जो विद्या भाई प्रतिकार एक चीज करने, उसका जो एक मैं प्रतिकार, जी हाँ, वो शक्तियां जो मैं है एक जी चलिए अपनी बात को वैचारिकी के तौर पे रख नहीं पा रहे हैं। तो मेरा केवल ये कहना था कि तमिलनाडु में पेरियार ने जो करा इतने सालों के आंदोलन में, जनता तक पहुंच करके और ये बता करके कि देखिए राजनीतिक लड़ाई होती है लेकिन उसके लिए एक सांस्कृतिक सामाजिक आधार भी मजबूत करना होता है, और उसको उन्होंने वैचारिकी का जामा दिया, हर चीज को उन्होंने एक विकल्प दिया। हम लोग जो है जब लड़ाई को लड़ते हैं, बिना विकल्प के जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो ब्राह्मणवाद की आलोचना सब करते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि ब्राह्मणवाद कहीं बाहर से आता है क्या? जाति व्यवस्था में यकीन करना, अपनी अपनी जातियों के कुनबे में बैठना, ये ब्राह्मणवाद ही है। ब्राह्मणवाद के लिए ब्राह्मणों का होना जरूरी नहीं है, वो पिछड़ी जातियों और दलितों के मार्फत भी आ सकता है। सवाल इस बात का है कि भाई आज उत्तर प्रदेश में या बिहार में जो आरएसएस द्वारा प्रायोजित संगठन है, अलग अलग किस्म के सामाजिक संगठन हैं, उसमें तो दलित पिछड़े भी भागीदार हो रहे हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जब देश में शासन कर रहे हैं 2014 से, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको पिछड़ों ने, दलितों ने वोट नहीं दिया होगा। तो सवाल इस बात का है कि वैचारिकी के आधार पे हम लोग कैसे काउंटर कर पाएंगे जब तक पेरियार के मॉडल को नहीं समझेंगे। और ये दुर्भाग्य की बात है, और पेरियार जैसे व्यक्ति के सिद्धांतों पे भी दुर्भाग्य शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो उत्तर भारत में जो पिछड़ी जातियों के या पिछड़े वर्गों के जो आंदोलन चले, अधिकांश को पेरियार का नाम ही नहीं पता। और उत्तर भारत के जो अभी दलितों पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, उनमें कितने लोग ललाई सिंह यादव को जानते हैं, कितने लोग जो है वो रामस्वरूप वर्मा को जानते हैं, कितने लोग जो है वो जगदेव बाबू को जानते हैं। तो ये उनकी पेरियार की विरासत वाले लोग थे। लेकिन उत्तर भारत में जो लोहिया नाम की विरासत आई, समाजवादियों की जो विरासत आई, उसने सारा उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया, और उनको इस्तेमाल करना जो है संघ परिवार के लिए बहुत आसान हो गया। आसान इसलिए हो गया कि लोहिया जी ने कहा राम और कृष्ण भारत के नायक हैं, तो नायक कह दिया तो उसने वही टायर पंचर कर दिया। सारी चीजों का जो विचारिक धारा, वैचारिक आधार पे जो है जो क्रांति उत्तर भारत में संभव थी, उसको जो है ये बिल्कुल एक कंट्रोल कर दिया गया। और यहाँ पर जो है वो न पिछड़ी जातियों में न ज्योतिबा फुले आ पाए, ना अम्बेडकर को स्वीकार कर पाए, और यही कहते रह गए कि भाई हमारी बिरादरी के नहीं है। तो फुले को जो है माली बिरादरी में डाल दिया गया और अम्बेडकर को दलितों में डाल दिया गया। और मतलब ये उनको इतने बड़े आंदोलन को एक बनाने का जो आधार हो सकता था वो नहीं हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि तमिलनाडु से अभी भी एक होप मिलती है आंदोलन को बिल्डअप करने की। जो पेरियार एक चीज हाँ, एक बात जो मुझे बार बार बहुत तकलीफ देती है वो ये कि किस तरीके, जैसे आप ये देखिए कि बार बार जो पूरा लोगों को मैं देखता हूं, अब जैसे बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा जो है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, वो कुशवाहा नेता के तौर पर आते हैं, जबकि उन्होंने लोकतंत्र में जो विकेंद्रीकरण है, जो विकेंद्रीकरण, उन्होंने एक बहुत बड़ा वाक्य कहा था कि मैं सवर्णों का हरवाहा बनने, राजनीतिक हरवाहा नहीं बनूंगा, मैं सवर्णों का राजनीतिक हरवाहा नहीं बनूंगा। और इसके बावजूद लोग उनको जो है लोग उनको वो करते हैं कि वो कुशवाहा जाति के थे। इसी तरीके से रामस्वरूप वर्मा जो अपने दौर के धुरंधर विचारक हैं, वो धुरंधर विचारक हैं, और उनको कुर्मी के तौर पर ही लोग देखते हैं, कुर्मी नेता के तौर पर, जबकि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को एक ऐसा माने एक नैतिक साहस प्रदान किया कि जहां आप राजनीति लूटने, खाने या धंधा करने की जगह नहीं है, बल्कि वह जन सेवा की जगह है। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों पर लगातार काम किया, और एक तरह से आप कहिए कि उन्होंने लगातार जो है इस बात पर फोकस किया कि कैसे सांस्कृतिक रूप से हमारे चारों तरफ जो नैरेटिव खड़े किए गए हैं वो हमारी गुलामी के रूपक हैं,
वे हमारी गुलामी के दस्तावेज हैं। खासतौर से रामचरितमानस या रामायण जैसी कथाओं को लेकर जो है उनका जो नैरेटिव, उनका जो समझदारी उनकी जो है, लेकिन उनको एक कुर्मी नेता के तौर पर ही माना जाता है। ललई सिंह यादव का भी वही दुर्भाग्य है कि उनको यादवों में एक्सेप्टेंस तो है, एक सेकुलरिज्म जो है पिछड़ों में भी आया कि वो थोड़ा सा मानने लगे हैं। जगदेव जी भी हमारे हैं, फुले भी हमारे हैं, डॉक्टर अंबेडकर भी हमारे हैं, पेरियार भी हमारे। लेकिन ये सबसे बड़ी भयानक बात यह है कि पेरियार जैसा महान लीडर, आज मुझे मनीष शर्मा जो कि बनारस में कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत माने धुरंधर युवा नेता हैं, उन्होंने कहा कि पेरियार ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का तमिल में अनुवाद किया था, और उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि यह मुंह चुराने वाले जो लोग हैं कम्युनिस्ट पार्टी में, वो जाति का सवाल, जातिवाद का सवाल जैसे ही आता है वो भागने लगते हैं। तो आप ये देखिए कि उनको उनकी पूरी वैचारिक पद्धति कैसे बनती है पेरियार की, कि एक तरफ वो मानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र यानी दुनिया के मजदूरों एक हो, और जो भूत यूरोप को सता रहा है, वहां के तमाम सारे जो है चर्च को सता रहा है, पूंजीपतियों को सता रहा है, और दूसरे कुलीनों को सता रहा है, उस भूत को वो कम्युनिज्म नाम के भूत को वो ले आना चाहते हैं तमिलनाडु में। अपनी जब वो नास्तिकता की बात बहुत ज्यादा प्रचारित इसलिए उत्तर भारत में मुझे लगता है हो गई, क्योंकि यहाँ धर्म लोगों के दिमाग में ठूस ठूस कर भरा हुआ था, और पेरियार के प्रति नफरत पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ा एक हथियार ये बनाया गया कि वे देवताओं को जूता मारते थे। लेकिन पेरियार का जो सपना है व्यापक भारत का, पेरियार का जो कृषि संबंधी जो एक माने आप कहिए कि उनका जो भविष्य लोक है, जिसमें किसानों की बात वो करते हैं, और माने किस तरीके से खेती में एक तरह का ऐसी सामूहिक खेती की बात करते हैं, और दूसरी तमाम सारी चीजें स्त्रियों को लेकर पेरियार ने जो लिखा, स्त्रियों की मुक्ति का जो वो माने वो रचते हैं, जो मुक्ति कथा रचते हैं अपने विचारों में, उस पर तो कम से कम उत्तर भारत में ठीक ढंग से बात नहीं हुई है। पेरियार अभी अपनी लोकप्रियता के कारण वो पूरी दुनिया में, अब क्योंकि पेरियार जाने जाते हैं, और पेरियार पिछड़ों के पास कोई विचार नहीं है। आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा जो सामाजिक विचारक हैं वो दलित और पिछड़े समाजों से आते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की छतरी के आसपास जो है जो आया वो तो उसका नाम गिना जाता है, लेकिन जो उससे बाहर है क्यों। और मजे की बात ये देखिए कि पेरियार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपने दौर की हर महान विभूति से संवाद उनका है, और उनसे असहमति भी है। डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर उन्होंने एक लेख लिखा, उन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी के महानायक हैं ये, 20वीं शताब्दी में भारत के लोकतंत्र के महानायक हैं, पेरियार ने लिखा। और पेरियार ने उनके प्रति बहुत सम्मानजनक तरीके से मैंने लिखा है। उसके साथ साथ देखिए गांधी से उनका एक संवाद है, जिसमें वो कहते हैं कि एक भी ब्राह्मण मुझे ऐसा नहीं मिला जो लोकतांत्रिक हो और जो मनुष्य हो। तो उन्होंने, गांधी ने कहा कि क्या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी नहीं है या विनोबा भावे भी नहीं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है। मैंने इतना तुलसी व तुलसी कोई अगर व्यक्ति कह सकता है तो पेरियार है। तो इस तरीके से जो है पेरियार की जो पूरी ताकत है वो है अपने दौर में सारी चीजों से भिड़ने की। दूसरी चीज, जब पेरियार कह रहे हैं, अपनी तमाम सारी चीजों को कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो आप समझिए अपने लोगों से कितना संवाद उनका है, गहरा संवाद है। पेरियार ये जान रहे हैं कि हमारे समय की जो जनता है, जिसको कहते हैं कि जिसके लिए हमको लड़ना है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसके संकट क्या है। अभी हम पेरियार को याद करते हुए जब तमिलनाडु में जाति व्यवस्था के लेकर बात करते हैं तो दो फिल्मों की हमको याद आ जाती है। एक मदाठी द फेरी टेल, एक अनफेरी टेल। एक फिल्म आई थी जिसमें धोबी जाति के एक धोबी समुदाय का, जो कि रात में कपड़ा धोते हैं, दिन में उनको लोग देखना उनको गुनाह समझा जाता है, उनका दिख जाना। तो इस तरीके से एक बहुत हृदय विदारक कहानी जो मैंने उस जाति की कहानी है। उसी तरीके से अभी आप पिछले दिनों देखिए कि जय भीम नाम की एक फिल्म आई जिसने जो डील किया, जो विषय उठाया, अब कैसे उठाया, क्या उठाया, क्रांतिकारी थी या नहीं थी, पेरियार की दृष्टि से भी देखेंगे तो उस फिल्म में कई तरह के वो हैं
झोल है। लेकिन पेरियार जनता मिली थी, जिस जनता को उन्होंने लीड किया, वो जनता ऐसे ही समाजों से बनती थी। और इसलिए पेरियार की जो सबसे बड़ी ताकत मैं देखता हूं कि वो राजनीतिक जागृति के मुकाबले वो सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति की बात करते हैं, सांस्कृतिक मुक्ति की बात करते हैं। और वो शायद इसीलिए राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान में उनकी उस तरीके से वो लोभ नहीं उनको रहा कि वो सत्ता पा जाए। चाहते तो मुख्यमंत्री हो सकते थे तमिलनाडु के, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ये बताइए कि आप जो लगातार हमने 3-4 यात्राएं आपकी वहां तमिलनाडु में रही है, लोगों से आप मिले, वीरमणि से का आपने इंटरव्यू दिया था जिसको हम लोगों ने छापा, तो आपको क्या अनुभव हुआ? पेरियार किस रूप में वहां बचे हुए हैं? और उत्तर भारत में जब आप आते हैं तो पेरियार किस रूप में यहाँ आते हैं, कैसे इंटरप्रिटेशन होता है उनका, और क्या होना चाहिए, इसके बारे में मुझे लगता है कि आपको बातचीत करें तो बेहतर होगा। राम जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि पेरियार को समझने के लिए उनका पूरा दर्शन और उनके संघर्षों को समझना पड़ेगा। और जो पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी में जो पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो उन्होंने चलाया, और उससे पहले जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को उन्होंने जोड़ा प्रतिनिधित्व के सवाल से भी। तो आप देखिए कि पेरियार की जो पूरी संघर्ष का जो पूरा दायरा था, वो तो पहले कांग्रेस पार्टी में भी थे। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस में थे पेरियार, और उन्होंने सत्याग्रह किया, वैकुम में किया। और उस वैकुम के अंदर जो है उनको पता चल गया, अंदाज हो गया था कि जब वो लड़ाई लड़ रहे थे तो कांग्रेस के जो ब्राह्मण नेता थे वो उनको समर्थन देने को तैयार नहीं थे, उनके सत्याग्रह में विरोध कर रहे थे। और गांधी भी बहुत ज्यादा, उनको पता था कि गांधी भी एक लिमिट से ज्यादा जाएंगे नहीं चीजों को लेकर के, तो वो सारी चीजों को समझ रहे थे। और पूरे कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स उस जमाने की जो है, और इधर उधर पूरा देख करके उनकी समझ में ये चीजें आ चुकी थी कि जो हमारे यहाँ का जो ब्राह्मण तबका है या सवर्ण तबका है, वो जो है कहीं ना कहीं पर प्रतिनिधित्व के सवाल पे या जो वैचारिकी के सवाल पे आना नहीं चाहता है। तो उन्होंने जो है पूरा सारी जातियों को, देखिए जातियों में अंतर विरोध होते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि किस जाति का प्रपोर्शनेट कितना है। और तमिलनाडु स्टेट में ऐसी स्थिति थी कि साहब वो ब्राह्मणों की 90% 95% डोमिनेंस थी। आप समझ लीजिए किस तरह से वो पूरा था। तो पेरियार ने वहीं से वो पूरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट थी, और जो तमिलनाडु लीग थी, साउथ इंडियन पॉलिटिकल कुछ लीग था, उस पे उन्होंने लगातार जब वहां गए तो वो बहुत समय तक वो उनका पार्टी जो था वो मद्रास प्रेसिडेंसी के चुनाव में जीते भी थे, और उसके बाद हारे भी। और 10 साल राज करने के बाद जैसे हार भी गए, 10-15 साल राज करने के बाद, तो अब पूरी चीजें ये समझ में आई कि जो राजनीति में जो प्रतिद्वंदिता होती है, तो और जुगाड़ और इधर उधर करने का, तो वो उन्होंने पूरे उस फेज में देख लिया था। 35 तक उन्होंने वो सारा चीज देखा, 20 से 35 तक कि। और तब मद्रास प्रेसिडेंसी में फिर राजगोपालाचारी की सरकार बनी, और इनका हट करके, तो पूरी चीजों को पेरियार देख रहे थे। और 40 तक आते आते, 45 तक आते आते उनकी समझ में आ गया कि जो है मामला बहुत खतरनाक है। तमिलनाडु में फिर पेरियार क्या नाम है, राजगोपालाचारी के बाद जो है वो के कामराज मुख्यमंत्री बने, जो जिनका राज्य शासनकाल अच्छा माना जाता है। लेकिन राजगोपालाचारी ने जो वहां परिवर्तन लाए, जैसे स्कूलों में 2 सिस्टम कर दिया, 2 पारियों का सिस्टम कर दिया, और ऐसी व्यवस्था कर दी कि भाई जो दलित पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए कहा कि तुम अपना वैसा ही, मतलब जैसे होता है कि अपना काम भी करते रहो और पढ़ते भी रहो। और पेरियार ये सारी चीजों को समझ चुके थे कि ये बहुत चालाकी के खेल ये कर रहे हैं, और इसलिए जो है उन्होंने जिसका विरोध किया था। और देखिए पेरियार ने जो पहले जो पिछड़ी जातियों के सवाल थे, दलित पिछड़ी जातियों के सवाल थे, पहले उन पे फोकस किया, उनके साथ अन्याय पे, उनके शिक्षा के सवाल पे। शिक्षा का सवाल जो है इतना पहले उन्होंने उठाया, तो जो सवाल जनता के सवाल थे उनको उन्होंने पहले उठाया, और उनके सवालों को उठा करके ही वो उनकी समझ में आया कि किस तरह से जो
ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, जिनको कहते थे कि भाई वो द्रविडियन लोगों के ऊपर हावी होना चाहते हैं, तो वो संस्कृति के जरिए हावी होना चाहते हैं। उनको पता था लैंग्वेज का सवाल, क्योंकि राजगोपालाचारी जो है वो दक्षिण भारत में हिंदी सभा के भी अध्यक्ष थे। आप जानते हैं कि अब हिंदी के जरिए जो है वो पूरा जो है एक नॉर्थ इंडियन ब्राह्मणिकल कल्चर तमिलनाडु के ऊपर थोपना चाहते हैं। और ये जानते हैं कि जातियों की आपस में रिश्तेदारी बन जाती है। आज भी आप सुनेंगे तो भाई अखिल भारतीय स्तर पे जो है वो चाहे भाषा को समझे या ना समझे, लेकिन दोस्ती बन रही है, जातियों की दोस्तियां बन रही हैं। तो इसलिए जो है पेरियार ने जो ये जो सवाल थे कि पिछड़ों का प्रतिनिधित्व हो, विधानसभाओं में हो, जब तमिलनाडु स्टेट में मद्रास प्रेसिडेंसी में जब अपॉइंटमेंट होती थी, जैसे जो विधान परिषद जैसे जगहों पर भी, तो उस पर डोमिनेंस जो थी वो ब्राह्मणों की थी। पता चला 10 में से 9 ब्राह्मण है। तो ये चीजों को उन्होंने पकड़ लिया और उस दौर में पकड़ के एक ही काम किया कि लोगों में जो है जागरूकता फैलाना कि भाई किस तरह से काम होता है। और उनको लगा कि अगर हम राजनीतिक क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम जो था, वो हमेशा ताकतवर जातियों को फायदा करेगा। तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि इसको जो है हमारे जरूरतें जो अभी है कि सामाजिक आंदोलन मजबूत हो और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे सरकार को झुकाओ। जब भी ये वो कहते थे कि देखिए हमको अगर अपना वो करना है तो हमको जो है अपनी ताकत जनता की ताकत से दिखाना पड़ेगा। और जनता के नेतृत्व जब वो राजनीतिक नेतृत्व में आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और कॉम्प्रोमाइज करके जो है वो आपस में ही उन्हें मतभेद होते हैं, और इस पे जो ताकतवर लोग हैं वो हमेशा इसका लाभ उठाते हैं। तो इस कारण से जो है एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी, कि जैसे पेरियार का ये कहना था सामाजिक आंदोलन को मजबूत करो और राजनीतिक ताकतों को जो निरंकुश होने की स्थिति में हमेशा रहती हैं और समझौते करती हैं, जी उन पर अंकुश लगाओ, उन पे नियंत्रण रखो। अभी आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, खासतौर से ब्राह्मणों को खुश करने के लिए तमाम सारे लोग ये बात कहते हैं, परशुराम का मंदिर बनवाना और दूसरी चीजें। तो उनकी भी एक तरह से सामाजिक संगठन उनका भी मजबूत है, और जिन जातियों का सामाजिक संगठन मजबूत है वो राजनीतिक पार्टियों को अपनी शर्तों पर समर्थन देते हैं, लेकिन पिछड़े और दलितों के साथ ये कुवत नहीं है। बल्कि जो लोग इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वे लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि हम जो है बाय डिफॉल्ट उनकी ही बात कर रहे हैं, और उनको शेयर मिले न मिले लेकिन कम से कम अपर कास्ट का शेयर मिले, जो अपनी शर्तों की बात हमेशा रखता है। क्या आपको लगता है कि पेरियार का जो कंट्रास्ट था, पेरियार अपने राज्य में जिस तरीके से तमिलनाडु में चाहते थे कि पिछड़ों के पास जो है एक सामाजिक संगठन मजबूत अगर रहेगा तो राजनीतिक पार्टियों पर नकेल डाले रखेंगे, क्या ऐसा उत्तर भारत में संभव नहीं हुआ, या हुआ तो अपर कास्ट में हुआ, ऐसा लगता है आपको? देखिए, अपर कास्ट ने तो आरएसएस बना हुआ ही था, और आरएसएस उसका बिल्कुल उसकी वो थी, लेकिन कांग्रेस का भी जो सेक्युलर नेतृत्व था, पार्टियों के जो सेक्युलर लीडरशिप भी थी, वो भी सवर्णों के हाथ में ही थी हर जगह पे। तो अब आप उसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आज जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, जिसमें जो है पार्टियां अभी भी वैचारिकी के तौर पे विरोध नहीं कर पा रही हैं, वैचारिकी के तौर पे कुछ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, और उसको केवल हम बढ़िया सरकार चलाएंगे, हमने फलाना ताज एक्सप्रेस हाईवे बनाया, उन्होंने ये वाला एक्सप्रेस हाईवे बनाया, यही मेन एजेंडा है। लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम कितने परसेंट ओबीसी को रोजगार देंगे, ओबीसी का परसेंटेज हमारे टाइम पे कितना था जॉब में, हमने दलितों को प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया, क्यों किया, अपॉलॉजी मांगेंगे क्या, या आगे नहीं करेंगे ऐसा कहेंगे? देखिए, अभी सत्ता में बाहर है तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, जब सत्ता में आएंगे तो क्या ऐसा गारंटी दे सकते हैं अखिलेश यादव कि कल अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन का सवाल आता है तो कल तो ये ओबीसी के साथ भी आएगा ना? अभी तो दलितों के साथ था जब अपोज किया गया था, जब उनकी पार्टी ने उन्होंने विरोध किया सत्ता में रहते हुए, और वो इतना खतरनाक था। तो मेरा कहने का मैं जनता की तरफ से बात ये कर रहा हूँ कि क्या जो सामाजिक लीडरशिप जिनके हाथ में है उन्होंने इस तरह से सोचा कि ऐसा एक नैरेटिव डेवलप किया जाए? उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बात पे मैं आ रहा था
कि जी हुआ जी। ये है कि जो आरएसएस को आप देखें, आरएसएस जो है वो बीजेपी की सब्सिडरी नहीं है, वो बीजेपी की गाइड है, गाइडेंस वो करती है। हमारे यहाँ जो दूसरी पार्टियों में हुआ, सपोज कीजिए कि बसपा का कोई सांस्कृतिक मंच है या सपा का कोई सांस्कृतिक मंच है, ये राजनीतिक नेताओं की भाषा बोलते हैं और राजनीतिक नेताओं को गाइड करना तो दूर की बात है, बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो अगर सामाजिक नेतृत्व, अब ब्राह्मणों का सामाजिक नेतृत्व जो ताकतवर होता है वो पार्टी को झुकाता है। आप आज देख लीजिए जो पूरा नैरेटिव उत्तर प्रदेश के अंदर बना कि ब्राह्मण जो है वो उत्पीड़ित है, ये नेतृत्व ये बनाने वाला कौन है? ये ब्राह्मणों का सामाजिक नेतृत्व बना रहा है। ब्राह्मणों का कहां पर उत्पीड़न है भाई? अगर उत्पीड़न है तो जो जो उत्पीड़न का मतलब क्या है? आइसोलेशन कितनी है भाई? आदित्यनाथ कोई कम ब्राह्मणवादी है क्या? वो उसी प्रकार का तो सिस्टम पे चल रहे हैं ना, सिस्टम तो वही है। तो सवाल ये हो सकता है कि वो उनका कहना नहीं मान रहे हो, उन्होंने कोई बड़े एडवाइजर उनको अपॉइंट नहीं किया हो, यही तो हो सकता है ना। लेकिन भाजपा मैंने के सत्ता में अंदर भागीदारी। या संघ के अंदर जो है ब्राह्मणों की मोनोपोली कम हो गई हो, या प्रधानमंत्री के सेक्रेटेरिएट में मिश्रा लोग कम हो गए हैं, तो बताइए हमको। या उत्तर प्रदेश की अकादमिक संस्थानों में जो है तिवारी जी या मिश्रा जी या त्रिपाठी जी की नियुक्तियां कम हो गई हो, या उत्तर प्रदेश के जुडिशरी में या उत्तर प्रदेश की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में ब्राह्मणों की संख्या अगर कम हो गई हो तो बताइए। और ये केवल लड़ाई सवर्णों की आपस में लड़ाई हो सकती है कि भाई पॉलिटिकल लीडरशिप लेनी है तो भाई ठाकुर क्यों बन गया तो ब्राह्मण क्यों नहीं बना, तो कल कोई भूमिहार बन जाएगा तो क्यों नहीं बना। ये आपस की खींचतान है, पॉलिटिकल खींचतान है। इनमें से कोई भी वैचारिकी के तौर पे जो है ऐसा नहीं होगा कि वो समाजवादी हो गया वैचारिकी के तौर पे। वो केवल अपनी जातियों के जो है अपने अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो ये नहीं है कि जो मिश्रा जी अगर लिख रहे हैं कि भाई आदित्यनाथ खराब है तो बीजेपी के ब्रॉडर एजेंडा से बाहर आ गए। उनको लग रहा है कि भाई हमारे होना चाहिए था, ब्राह्मणों को कम, ये जरा एडवाइजर कम बन गया है इसलिए ज्यादा हो सकता है। और देखिए अगर सत्ताएं वाकई में बराबरी चाहते हैं तो फिर पूरे स्टेट की जो पूरी सर्विसेज है, हर सर्विसेज में हर जाति का हिसाब किताब बताओ, और तब हिसाब किताब बता के तब आप अगर तैयार हो। तो यहाँ तो जो सेक्युलरिज्म का धंधा करने वाले लोग हैं वो भी जब जरूरत पड़ेगी तो वैसे ही बनेंगे जैसे गोविंद बल्लभ पंत संस्थान में हुआ कि जिंदगी भर तो कांशीराम जी की जीवनी भी लिख दी और सबकी लिख दी, और जब मौका पड़ा तो तब अपना अपना वहां पर नजर आ गया। तो ये जी चीजें हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये वो जातियां सफल होती हैं जो अपने इंटरेस्ट को देख रही हैं। तो जो सवर्ण जातियां हैं वो जो है आज की डेट पे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पार्टियां चूज करती हैं। जिस दिन जो है उनको लगेगा कि ब्रॉडर दलित बहुजन समाज में जो है इन पार्टियों के प्रति अब हो गया है, उस दिन वो सेक्युलरिज्म का लबादा भी ओढ़ लेंगी और तुरंत सेक्युलर बन जाएंगे। जैसे ब्राह्मण सेक्युलर बन गया क्योंकि अब उसको दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव के पास में अच्छा समर्थन आ रहा है। तो अभी बहुत सारे लोग जो है बड़े बड़े एडवाइस करने लगे हैं कि आदित्यनाथ जी कितने हुए हैं, और कल आदित्यनाथ दोबारा आ गया अगर तो वही फिर जाके जो है वो जबरदस्त वही कवर फिर पकड़ लेंगे। तो ये एक सत्ता के खेल हैं, ये मतलब अवसरवाद, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पेरियार जो कर रहे थे वो एक वैचारिकी का सवाल था, और उस वैचारिकी के सवाल में जब तक उत्तर भारत के अंदर भी जो है वो प्रश्नों पर, यह प्रश्न केवल भगवान की निंदा करने का नहीं है। पेरियार को लोगों ने केवल उतने तक सीमित रखा। अनफॉर्चुनेटली चाहे सच्ची रामायण वगैरह बना करके भी वो कोई बहुत क्लासिक बुक ऐसा नहीं है कि बहुत क्लासिक वो है। तो उसको उसके अलावा जो पेरियार के काम हैं वो बहुत बड़े काम है। पिछड़ी जातियों के नेतृत्व का सवाल, और जो पूरा तमिलनाडु के अंदर आज देखिए भाषा का सवाल, संस्कृति का सवाल, जिसमें उन्होंने जो है एक द्रविड़ियन भाषा, द्रविड़ियन संस्कृति की बात करी है। बहुजन संस्कृति और बहुजन भाषा की बात हम क्यों नहीं करते उत्तर प्रदेश के अंदर? और हम लोगों को तो क्यों कमी होनी चाहिए? जहाँ रविदास हो, कबीर हो, नानक हो, तुकाराम हो, हैं, बाबा साहब अम्बेडकर है, ज्योतिबा फूले हैं, साहूजी महाराज हैं, जगदेव बाबू है, रामस्वरूप वर्मा है, ललाई प्रसाद यादव है। इतनी बड़ी एक ऐतिहासिक विरासत है, अब बोलते हैं वो मार्जिनलाइज है। तो ये एक शर्मनाक बात है कि जब इतनी बड़ी विरासत में कौन इनका मुकाबला करेगा? कबीर के मुकाबले में तुलसी कहीं आते हैं क्या? रविदास के मुकाबले में कहीं सूरदास कहीं टिकते हैं क्या? कहीं नहीं टिक सकते। कोई ब्राह्मणवादी जो
बड़े बड़े इनको कोट करते हैं, केवल सुबह शाम भजन चला करके वो कबीर के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते हैं। लेकिन ये पूरी साजिश के तहत जो है, और उस साजिश में जो है ये सब लोग, क्योंकि इन्होंने केवल ये बना दिया है कि एक गवर्नेंस का मॉडल दिखाना हमको, और गवर्नेंस का मॉडल भी कोई ऐसा है नहीं कि बहुत बड़ा है। भाई तमिलनाडु ने दिखाया, एक बड़ी अफवाह फैलाई जाती थी कि साहब रिजर्वेशन से जो है वो मेरिट खराब हो जाती है। एक बहुत है ना कि मेरिट खराब हो जाती है। तमिलनाडु भारत का अकेला राज्य है जहां 69% रिजर्वेशन है अभी भी, और बहुत पहले से है, 95 2000 के बाद से ज्यादा हुआ। 69% रिजर्वेशन में होने के बावजूद भी तमिलनाडु का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानवीय सूचकांक जिसे हम बोलते हैं, वो उत्तर भारत के या किसी भी भारत के दूसरे राज्य से बेटर है। तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन से जो डॉक्टर बनता है, क्या उसको डॉक्टरी नहीं आती क्या? या वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर से किससे कम है क्या? या वो लखनऊ में जो बैठे हुए हैं डॉक्टर, उनके डॉक्टरों से कम है क्या? मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी हॉस्पिटल से तमिलनाडु में हॉस्पिटल ज्यादा बढ़िया है। तो अब आप, इसका मतलब ये है कि मेरिट, इसका मतलब ये है कि जो रिजर्वेशन है वो मेरिट के लिए एक अच्छा साधन है, मेरिट को बचाने का एक साधन है। हम रिजर्वेशन के मामले में जो है ऐसे डरपोक होके बात करते हैं जैसे पता नहीं कोई, या तो कोई मेरिट नहीं है, और या जो है हमको कोई एहसान किया जा रहा है। तो उस एहसानबाज से बाहर निकलना पड़ेगा और मेरिट को उदाहरण देने पड़ेंगे कि मेरिट जो है वो जब तक विविधता नहीं लाएंगे, जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, मेरिट का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो है उत्तर भारत में आने के पहले उत्तर भारत की जो अपने को समाजवादी कहने वाली बिरादरियां हैं, उनको पहले पढ़ना पड़ेगा पेरियार को। ये पूरी शर्मनाक बात है कि उनको पता नहीं है, अब वो पढ़ना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको बोल देंगे लोग, कुछ भी उनके कान में डाल देंगे। पेरियार के मॉडल को समझिए, देखिए तो चलेगा, और उसके आधार पे जो है अपने, मैं बहुत पहले से एडवाइस किया था कई लोगों को कि जब तक आप लोग एक सामाजिक आंदोलन तैयार नहीं करेंगे, हम किसी को गाली गलौज करने का आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में जो है एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का, एक दूसरे को समझने का। उत्तर प्रदेश में तो बहुत पहले बहुत ज्यादा मुशायरे होते थे, कवि सम्मेलन होते थे, और इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें होती थी। अभी वो मुशायरों का जो है कौन करा रहा है? आज के मुशायरे मूंछों वाले तड़न तड़ करके करा रहे हैं। ऐसी बड़ी बड़ी कविताएं फोड़ेंगे जैसे अभी पाकिस्तान में जाके बम फोड़ देंगे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके कि पाकिस्तान का नाम मिटा देंगे, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात होती। तो क्या मतलब, जो बेसिक सवाल थे जातीय उत्पीड़न के, जो बेसिक सवाल थे छुआछूत के, जो बेसिक सवाल है प्रतिनिधित्व का, वो सवाल गायब हो गया। विद्या भाई, एक निष्कर्ष के तौर पर मैं आपसे इस बात चाहूंगा कि आप शेयर करें कि पेरियार को उत्तर भारत में लाने का जो बौद्धिक उपक्रम हो सकता है, जो बुद्धिजीवियों द्वारा और वो एक पूरा जो समाज है पढ़े लिखे लोगों का, वो कैसे पेरियार को समझने की जरूरत है। क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं, अभी तो मुझे लगता है कट्टरता भरी जा रही है, और ऐसे लोगों की जमात खड़ी हो रही है जो अपने देश के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन उनके दिमाग में ठूंस दिया गया है कि ये देश जो है ऐसा है जिस पर दूसरे मुसलमानों का कब्जा है, और हिंदू इस देश में सताए गए हैं। जबकि हिंदुओं के बीच में जो सताई गई जातियां हैं, जो उत्पीड़ित जातियां और समुदाय हैं, उनके बारे में कोई नैरेटिव नहीं बढ़ आगे आ रहा है। तो ऐसे में पेरियार को उत्तर भारत में कैसे ले आए जाने की जरूरत है? लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जब भी ये बड़े बड़े घृणा फैलाने वाले भाषण होंगे, ये इनकी जातियां देख लीजिए कौन कर रहे हैं, इनके जातियों का हिसाब निकालिए। ये कौन जातियों के बादशाह है जो वहां पर बैठे हुए हैं, उनको पता है। ये जो है एक तो पहला उत्तर प्रदेश के चुनावों का एजेंडा सेट करने का है कि भाई ताकि जो है यहाँ पर माहौल गरमाया रहे, क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे तो ये लोग कुछ बोलेंगे तो हमारे एजेंडा पे बात करना शुरू करेंगे। तो एक तो ये चीजें हैं, और इस चीज को वहां से देखिए कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जो है सितंबर 1990 में सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा की। 31 अक्टूबर को वो खत्म हुई थी अयोध्या में जाकर के। वो अयोध्या मार्च जो है, इसमें मोदी जी जो थे उनके सारथी थे। और आप समझ लीजिए कि उस यात्रा को क्यों किया था लाल कृष्ण आडवाणी ने? वो यात्रा इसलिए की गई थी कि 7 अगस्त को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया था संसद के अंदर।
और ये भी समझ लीजिए कि 7 अगस्त को स्वीकार किया गया था और 15 सितंबर तक इस देश में कुछ नहीं हुआ उसको लेकर के। 15 सितंबर के बाद पहली घटना होती है और फिर उसके बाद जो है देश भर का अखबार, देश यही जो ये जो जितने अपने को सेक्युलर कह रहे हैं आज की डेट पे, जितने अखिलेश जी को एडवाइस कर रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए मंडल के बारे में आपका क्या ख्याल है। ये यही सबसे बड़ी दुखद बात है कि किसी की आलोचना करके जो है, अगर कोई सोच ले कि योगी आदित्यनाथ की जो आलोचना कर रहे हैं आज की डेट पे हमारे बड़े विशेषज्ञ, उससे वो जो है बड़े सामाजिक न्याय के पुरोधा बन जाएंगे, तो ये बड़ी झूठ बात है। क्योंकि ये हमको समझना पड़ेगा। हमारे बात दुर्भाग्यवश बात यही हो रही है हमारे जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य में कि योगी जी की आलोचना करने वाला कोई भी व्यक्ति को जो है हम लोग सोच रहे हैं कि सामाजिक न्याय का पुरोधा बन गया है। तो ये जो चीज है, तो इसलिए जो है पेरियार को समझने के लिए ये जो पूरा जो तंत्र है समझना जरूरी है कि पेरियार को उत्तर भारत में लाने के लिए क्यों जरूरी है, आना चाहिए वो, लेकिन केवल उनका जो सच्ची रामायण से नहीं आएंगे। एक बात, क्योंकि पेरियार को पढ़ने के लिए उनका पूरा तमिलनाडु का जो राजनीतिक और सामाजिक मॉडल है उसको देखना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली जो है जो अर्जक संघ जैसे लोग लाए थे वो पेरियार के इसी मॉडल पे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि शायद उससे ज्यादा उन्होंने पढ़ा नहीं इस चीज को लेकर के। पढ़ा भी होगा तो अपने तक ही सीमित रखा, क्योंकि ये इजी लगा। क्योंकि ये जो देखिए भगवानों पे चर्चा करके जो है हम बहुत आगे बढ़ नहीं सकते हैं। या तो हम इतनी बड़ी क्रांति की बात करें, बहुत जरा वैचारिकी के सवाल करें, तो पहली चर्चा होनी चाहिए सामाजिक न्याय की। पहला सवाल लोगों का सवाल होना चाहिए, लोगों की फेथ कहाँ जा रही है उस पर ज्यादा चर्चा ना करें। सवाल इस पे करें कि भाई मेरे को न्याय, पिछड़ी जातियों को, दलितों को न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और न्याय मिलना चाहिए तो उनका नौकरियों में क्या प्रतिशत है, उनके जमीन पे क्या प्रतिशत है, उनके पास कितना भूमि सुधार कितना उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। वे दो ही चीजें हैं जिससे आप सत्ता से टकरा सकते हैं या सत्ता में भागीदार बनते हैं। एक होता है भूमि सुधार और दूसरा होता है नौकरियों में या राजनीति में आपकी भागीदारी। अब नौकरियों के लिए आपने जो है जो पहले से नौकरियां थी वो सब कब्जा कर ली, और अभी जब नौकरियों में दलितों पिछड़ों का भागीदारी का नंबर आया तो उसको अब निजीकरण कर दो, निजीकरण करके खत्म करो। तो इन मुद्दों पे जो है हमारे राजनीतिक दलों का एजेंडा क्लियर होना चाहिए, और एजेंडा क्लियर तब होगा जब रामजी भाई जैसे लोग जो है वो लीड करेंगे। सवाल है कि आप राजनीतिक दलों के पिछलग्गू नहीं बन सकते हैं। इंटेलेक्चुअल्स जो है, जो बुद्धिजीवी है, उसको लीड लेनी पड़ेगी। अम्बेडकरी आंदोलन मजबूत रहा है, उसमें पहले से बौद्धिकता रही है, हालांकि वो अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मैं भी पंजाब में भी था, मैं बहुत ऐसे लोगों से मिला, इतने लोगों से बात करता हूँ, कांशीराम साहब की बात करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेंगे। तो पार्टी हो ना हो लेकिन लोग मौजूद रहते हैं, लोग हैं। पेरियार का तो ऐसा था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया। उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर जो है 2 स्तरों पे बड़ा काम किया जो उत्तर भारत में समझने की जरूरत थी। एक काम ये किया कि मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये उनके हर लेवल पे रहे। आप समझ लीजिए कि अपने टाइम से ही पेरियार जो है पत्रिका निकालते थे, और अलग अलग किस्म की पत्रिकाएं थी, बच्चों तक के लिए पत्रिका थी। हम लोग एक ही चीज में सबको घुसाना चाहते हैं और वो ज्ञान बांटना चाहते हैं। उन्होंने जो है जब उनको पता चला कि भाई राजनीतिक तौर पे जो है सरकारी कर्मचारी राजनीतिक से भाग नहीं ले सकते, तो उसके लिए सामाजिक संगठन बना दिया। तमिलनाडु नेशनलिस्ट फोरम बना एक, वो उसमें आकर के जो है लोग जो सरकारी कर्मचारी है, जो जिस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये कोई लोग फुल टाइम काम करते हैं, कुछ लोग हाफ टाइम है, कुछ लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं। किसी को राजनीति अच्छी आती है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई कलाकार है, कोई कवि है। अब हर एक काम नहीं कर सकता। तो जिस व्यक्ति की जो योग्यता है उस व्यक्ति के लिए उस प्रकार का काम उन्होंने कहीं ना कहीं ढूंढ निकाला। और इसीलिए जो है द्रविड़ कड़गम टोटली नॉन पॉलिटिकल था, लेकिन वो धरना प्रदर्शन करते थे। ऐसा नहीं था कि वो धरना प्रदर्शन नहीं करते थे, लेकिन कई जगह जहां सरकारी कर्मचारी नहीं आ सकता था वहां के लिए भी उन्होंने व्यवस्था कर दी कि भाई एक नॉन पॉलिटिकल फोरम बना लिया। तो इस प्रकार से अगर उत्तर भारत में हम चाहेंगे तो उत्तर भारत में भी ऐसे डिस्कशंस ग्रुप होने चाहिए, वैचारिक बहसें होनी चाहिए, पढ़ने के लिए जो है होना चाहिए। अब हम लोग
जो एक उसका संदर्भ है कि एक मीडिया की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अब जहां करोड़ों रुपए अरबों रुपए मीडिया पे खर्च हो रहे हैं, वहां जो दूसरे उसका काउंटर करने वाले लोग जो है अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हो तो कैसे काउंटर करेंगे? ये बेसिक चीजें भी हैं। और बेसिक चीजों में जो है यहाँ के जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनकी एक ड्यूटी बनती थी, जो सामाजिक न्याय को कहने वाले लोग हैं, जिनके पास संसाधन है, वो अपने को जरा बैकग्राउंड में रख करके एक इंडिपेंडेंट मीडिया की स्थापना में काम करते तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता था। वो इंडिपेंडेंट मीडिया उनका पिछलग्गू नहीं बनता, उनका माउथ पीस नहीं हो, उनको गाइड करे, उनको बोले कि तुम यहाँ गलत जा रहे हो। देखिए, आलोचनाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक आलोचना है जो बाहर का एलिमेंट करता है, एक आलोचना है जो आपके भलाई के लिए आलोचना करता है कि भाई आप गलत रास्ते में जा रहे हो, आपको ये होना चाहिए। तो तमिलनाडु में तमिलनाडु सरकार को पेरियार के इतने कार्यक्रमों के बावजूद उनको जो है जब उनके एडवाइजर की जरूरत पड़ती है, जब बुद्धिजीवियों की जरूरत पड़ती है, जब इकोनॉमिस्ट की जरूरत पड़ती है, उनको लोग मिल जाते हैं। उनको ढूंढने के लिए जो है जाना नहीं पड़ता कि उधार के लाना पड़े। तो जब उधार के आप एडवाइजर लाओगे जिनके दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, तो आपकी सरकार आ भी जाएगी तो क्या परिवर्तन ले आएगी? हम बोलते हैं कि भाई हमको उत्तर प्रदेश में एक सरकार से दूसरी आएगी, ठीक है, आप आ जाएंगे, आप थोड़ा सी पिछड़े जाति के लोग खुश हो जाएंगे, दलित खुश हो जाएंगे, कुछ राहत मिलेगी, लेकिन एक ब्रॉड लेवल पे, वैचारिकी की लेवल पे और कोई परिवर्तन क्या कर दोगे आप? तो आप 1990 से लेके और 2017 तक उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों की सरकार है ना, समाजवादी बसपा की सरकार। तो वैचारिकी के तौर पे जो है बसपा ने जरूर काम किए, कुछ स्कूल कुछ बनाए, कुछ अंबेडकर गांव बनाए, कुछ बौद्धिक जगह बनाई, कुशीनगर जैसा जिला बना, संत कबीर नगर जैसा जिला बना। ये भी एक बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी के तहत वो भी नहीं हुआ, वो एक सिंपल सी प्योरली एक पार्टी है, राजनीतिक दल जिसे बोलते हैं। लेकिन आप केवल राजनीतिक दल की कोई वैचारिकता नहीं होगी तो उसका अभाव है। तो हम अखिलेश जी को बहुत ये कहना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी के भी लोगों को कि देखिए, आपको बहुजन वैचारिकी में आना पड़ेगा और ताकत के साथ आना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जब हम बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि बहुजन वैचारिकी का मतलब है वो किसी के खिलाफ नफरत फैलाए। नफरत से राजनीति नहीं चलने वाली आज के दौर में। आज के दौर में आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, लेकिन 85-90% समाज को आप बिल्कुल किनारे पे करके काम नहीं कर सकते। आप किसी को किनारे मत कीजिए, लेकिन स्पेस तो सबको देनी पड़ेगी, प्रतिनिधित्व तो सबको देना पड़ेगा। अगर जुडिशरी में अगर जो दलित पिछड़ों की भागीदारी नहीं है तो बात करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि क्यों नहीं है। वो नहीं है तो नहीं है, वो बताना पड़ेगा क्यों नहीं है, उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। अब इसमें डर हो गए कि साहब बोल देंगे तो जातिवादी लोग हमको बोल देंगे। जातिवादी वो है जो उनको आने नहीं देना चाहते हैं। तो धन्यवाद विद्या भाई। ये बहस हम लोग, ये कार्यक्रम की श्रृंखला हम लोग लगातार चलाते रहेंगे अलग अलग विषयों पर, कि वर्तमान भारत और पेरियार का भविष्य लोग, और इस पर बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत कुछ हमारे यहाँ से गायब हो गया है। बहुजन वैचारिकी का जो पूरा विस्तार था वो सिकुड़ गया है। अब लगभग जैसे लगता है कि सारी बातें महत्व की नहीं है, लेकिन अभी फासिज्म से लड़ने के लिए जब लोगों में छटपटाहट पैदा हो रही है, जब एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो रही है, तब वो बहुजन विचार की तरफ भी जा रहे हैं। और पेरियार का जो एक साधारणीकरण करके जो है उनको व्हाट्सएप के जरिए से फैलाने की और इस तरह की चीजें, तो लोगों की जीवनी पढ़ते हुए, जैसे अभी मैंने पिछले दिनों बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बनारस में देखा कि एक बहुत बड़ा मंच जो है बनाया गया और उस पर एक लड़के को उन्होंने भाषण देने के लिए बुलाया। वहां उनके सामने बुद्धिजीवी नहीं है जो बाबा साहब की वैचारिकी पर बात कर, या आप ये देखिए कि बंटवारे का इस तरीके का अपने उनके इतने सारे आयाम हैं कि किसी भी समस्या पर लीजिए बाबा साहब का एक लेख आपको तैयार मिलेगा। यहाँ तक कि भाषा की समस्या और क्षेत्र की समस्या पर भी उनका है, बंटवारे की समस्या को लेकर है, उसके अलावा आर्थिक समस्या से लेकर अर्थव्यवस्था और संस्कृति, सब कुछ उनका एक बहुत बड़ा आयाम। मेरा ख्याल है कि किसी भी भारतीय या वैश्विक बुद्धिजीवी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है डॉक्टर अंबेडकर, कि वो जिस दायरे में चीजों को डील करते हैं वो बहुत कम लोगों के पास उस तरह की चीजें थी। लेकिन वहां मैंने देखा कि एक नया लड़का खड़ा हुआ और उसने फिर ये कि उनकी माँ का नाम फला था और पिता का नाम फला था,
तो उसी में बहस हो उनके नाम पर पहला पहला जो है शब्द ले लिया गया, पहला हिस्सा उनका ले लिया गया पहला, तो इस तरीके से उनका नाम हुआ और वो गए, इतनी डिग्रियां ली, कितना कितना, यही सब हाँ चीजें हाँ चलती बस हैं। ये की वस्तु बना दिया, पेरियार को भी हवा बना दिया गया, पेरियार को धर्मांधता पेरियार के को विरुद्ध उनकी वैचारिकता को एक दबंग किस्म का प्रस्तुत कर दिया नहीं गया किया कि भाई वो ऐसा, तो ऐसा ये गलत बात है इस चीज को करना। जबकि मुझे लगता है कि पेरियार जितना 20वीं शताब्दी में शायद आपको ऐसे कम लोग मिलेंगे जिनके आयाम इतने ज्यादा हैं कि वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रेरित करते हैं, और एक समाज का जो उसको बहुत लंबी यात्रा करनी है, जिसको बहुत सी चीजें हासिल करनी है और अपने गिरे हुए और बहिष्कृत भाइयों को एक साथ ले आके खड़ा करना है, जिनके भीतर इस आदर्शवाद की जरूरत है, उनको पेरियार ने प्रेरित किया। और पेरियार की आज जरूरत इसलिए भी है कि हमारे सामने सारे के सारे जो बुनियादी सवाल हैं और मौजूद सवाल हैं, उन सवालों के बरक्स आप ये देखिए कि पिछड़ों की सत्ता में और नौकरियों में भागीदारी और आरक्षण वगैरह के विरुद्ध जो है पूरा जो सवर्ण मानसिकता का एक जहर है, उसको अब धर्मांध तरीके से उन्होंने पूरा करने का एजेंडा बनाया है, ताकि इनके सवाल कभी न खड़े हुए। उन्होंने, और मजे की बात यह है कि उन्होंने मुसलमानों को इसका एक सेंटर बना दिया कि इस पर हमला करो, और सारे के सारे दलितों और पिछड़ों को उसी तरीके से उन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से हमको आज लगता है कि जो हालात हैं उसको देखते हुए पेरियार के विभिन्न आयामों पर हमको लगातार बहस करने की जरूरत है। और ये कार्यक्रम जो कि आज शुरू पहला उसका हिस्सा हुआ है, कल भी और परसों और 3-4 और दिन लगातार हम देश के तमाम सारे बुद्धिजीवियों को जोड़ेंगे कि पेरियार के सपनों का भारत क्या था, पेरियार के सपनों के भारत को हम किस तरीके से साकार कर सकते हैं, उसको हमको जानने और समझने की जरूरत है। और एक बड़ी गोलबंदी बनाकर अपने तमाम सारी चीजों को अचीव करने की जरूरत है, जो अपना लक्ष्य है, वो चाहे मीडिया का मामला हो, चाहे सत्ता में भागीदारी का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे संस्कृति का मामला हो। तो ये एक चीज है। और आज बहुत अच्छी बात हुई, आपने शुरुआत कर दी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर जल्दी ही मिलते हैं और साथी भी उसमें जुड़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।